अस्सलाम वालेकुम एडीएस स्टूडेंट, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 15 और पेज है आपका 421। ये आपकी अब कॉस्ट थ्योरी शुरू हो रही है। पहले आप प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ के आए हैं और उसके बाद अब कॉस्ट की थ्योरी है। तो कॉस्ट की थ्योरी में जो पहले हम ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक फर्म जब काम शुरू करती है तो वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाती है। ठीक है, और सर्विसेज भी हायर करती है मुख्तलिफ़ लोगों की। ठीक है, अब फर्म जो है वो एक्सपेंडिचर यानी अखराजात होते हैं उसके, उन सब अखराजात को मिलाकर हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी शक्ल में वो करती है। ठीक है, ज़मीन ख़रीदती है, उस पर सरमाया लगाती है, उस पर लेबर लगाती है, तो उन सब का जो ख़र्चा होता है, जो सरमाया होता है, उस पर जो इंटरेस्ट रेट अदा करती है, वो सब कॉस्ट में शामिल होता है। सो कॉस्ट इज़ द फंक्शन ऑफ आउटपुट। जितनी ज़्यादा आप आउटपुट फर्म दे रही है उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। अब हम एक्सपेंडिचर्स की दो टाइप्स पहले सबसे कर लेते हैं, दो मेन टाइप्स बना लेते हैं। एक्सपेंडिचर कॉस्ट जो अखराजात में आते हैं, नॉन एक्सपेंडिचर गैर सरफी अखराजात। अब नॉन एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर में फ़र्क यही है कि जैसे कि आप वेजेस देती है फर्म, जो वो बिजली या फ्यूल इस्तेमाल करती है, ईंधन, उसके चार्जेस देती है, रॉ मटेरियल ख़रीदती है, बिल्डिंग का रेंट देती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देती है, एडवर्टीज़मेंट, इश्तहारबाजी के जो अखराजात रहते हैं वो, इन सब को हम एक्सपेंडिचर कॉस्ट कहते हैं। नॉन एक्सपेंडिचर ये होता है कि एक एंटरप्रेन्योर जो कि फर्म को ओन करता है, ठीक है, वो उसकी अगर अपनी बिल्डिंग है और वो किराया नहीं दे रहा, तो वो अखराजात में उसका, अगर वो किसी अब ख़ुद वहाँ पर बिज़नेस ना करे और किसी और को दे दें, तो मार्केट में इस वक्त जो उसको बिल्डिंग का किराया मिल रहा है वो भी वो कॉस्ट में शामिल करेगा। अपनी जो वो सर्विसेज इस फर्म में, अपनी फर्म में लगा रहा है, और अगर वो मार्केट में किसी और के लिए काम करे तो उसको क्या तनख्वाह मिलेगी, क्या वेजेस मिलेंगे, वो भी वो बीच में इंक्लूड कर लेगा। ये सारे नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट हैं, इनको शामिल करके ही सारे एक्सपेंडिचर या कॉस्ट बनते। फिर जो रिवायती कॉस्ट थ्योरी है, ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी, उसमें हम शॉर्ट रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है, ये पहले भी हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ फर्म जो है वो अपनी आउटपुट को चेंज कर सकती है सिर्फ लेबर में चेंजेस करके, और वाइल इट कैन नॉट चेंज इट्स फिक्स्ड फैक्टर्स, जैसे कैपिटल, सरमाया नहीं बदल सकती, लैंड नहीं बदल सकती, लेकिन लेबर ज़्यादा लगाकर अपनी आउटपुट बढ़ा सकती है। शॉर्ट रन ऐसा पीरियड होता है, और ये हर फर्म में डिफरेंट होता है। बाज़ में आपका शॉर्ट रन बहुत छोटा सा होता है, बाज़ में शॉर्ट रन आपका साल डेढ़ का भी होता है, और उससे ज़्यादा में जब आपको टाइम मिल जाता है प्लानिंग का, किसी एंटरप्रेन्योर को, फ़र्ज़ कीजिए कि उसकी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो सोचता है कि मैं एक और फर्म या फैक्ट्री बना लेता हूँ और मशीनें और चीज़ें लगा लेता हूँ, तो फिर वो उसके पास लॉन्ग रन हो जाता है ना, तो उस वक्त ये वाले कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं आते जो शॉर्ट रन में होते हैं। शॉर्ट रन में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के कॉस्ट्स होती हैं। शॉर्ट रन के कॉस्ट कंसेप्ट्स जो हैं, ये बेटे सारे जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट, ये इस तरह ये आएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सपेंडिचर कॉस्ट एंड नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट। फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन कि फिक्स्ड, ये इसको इसी तरह ही आप लिखेंगे। The cost expenditures which a firm has to face in connection with the fixed factors of production are called total fixed cost. ये कॉस्ट हर फर्म को
बर्दाश्त, बॉर्न करने का मतलब होता है बर्दाश्त करना। द फर्म ऑपरेट्स आर नॉट, ये वो ख़र्चा है जो फर्म हर सूरत बर्दाश्त करिए, चाहे वो चालू हालत में है चाहे वो नहीं है चालू हालत में, ये वो लगा देते हैं। ये कॉस्ट क्या क्या इसमें शामिल होता है? नंबर 1 सैलरीज वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ, जो मुस्तकिल स्टाफ है उसकी सैलरीज। 2 एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द रेंट ऑफ लैंड, कि आपने कारोबार के लिए जो ज़मीन हासिल किया उसका रेंट। फिर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की मेंटेनेंस। और फिर इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपने कर्ज लिया हुआ है उस पर आपने इंटरेस्ट देना। अब ये देखिए कोरोना की वबा के दिनों में यही तो सबसे बड़ा मसला था ये रेस्टोरेंट्स वगैरह का, कि उन्हें कम से कम अपने परमानेंट स्टाफ को सैलरी भी देनी थी, अपनी जहाँ वो उन्होंने रेस्टोरेंट्स या बनाए हुए हैं उधर उनको लैंड का किराया या दुकानों वालों को दुकानों का किराया भी देना था, और उनकी मेंटेनेंस भी ज़ाहिर बात है रखनी थी। और अगर उन्होंने अपने कारोबार के लिए कोई कर्ज़ उठाया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी देना। बाकी खर्चे वो बेशक घटा भी लें, प्रॉफिट भी ना निकालें, कुछ भी ना, बिजली वगैरह कम खर्च हो रही हो, लेकिन फिर भी उनको ये जो सारा कुछ है उनका, जबकि बिल्कुल चालू हालत में बिज़नेस नहीं है, ऑपरेट ही नहीं कर रहा था, फिर भी वो उनको ये खर्चे पड़ देते। इनको हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब एक फर्म जो है वो 100 यूनिट्स ऑफ गुड पैदा करती है, उसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो 400 है। अगर हम रिप्रेजेंट कर दें फैक्टर, इफ़ यू रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड फैक्टर बाय के, फिक्स्ड फैक्टर हम बना दें के को, एंड द प्राइस ऑफ फिक्स्ड फैक्टर बाय पी के, प्राइस ऑफ के को हम पी के लिख देते हैं। अब तो हमारे पास आ जाएगा टी एफ सी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय के, तो 400। ये आपके पास आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल का मतलब आपको उर्दू में पता ही होगा, इसका मतलब होता है द थिंग विच चेंजेस वैल्यूज़। वेरिएबल मुतगैर है, बदल रही है। द कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर या अखराजात फर्म के जो कि वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आते हैं, उसको हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट जो होती हैं फर्म उसी वक्त उसको बर्दाश्त करने पड़ते हैं जबकि वो कुछ पैदा कर रही हो। टोटल फिक्स्ड कास्ट और इसमें क्या फ़र्क है कि टोटल फिक्स्ड कास्ट आप उसको उस वक्त भी बर्दाश्त करना पड़ता है जब फर्म कुछ नहीं पैदा कर रही, चालू ही नहीं है, ऑपरेट ही नहीं कर रही, और अगर कर रही है तो तब भी वो वहीं पर है। लेकिन जो एवरेज ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये उसी सूरत में आएंगे जबकि फर्म ऑपरेट कर रही है। सच कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: द एक्सपेंडिचर फेस्ड रिगार्डिंग द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आप ख़रीदेंगे। रेस्टोरेंट अगर चल पड़ता है, खुल जाता है, तो आप ज़ाहिर बात है रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे चीज़ें डिशेस बनाने के लिए। द वेजेस ऑफ द लेबर, जो आप लेबर लगाएंगे, जो आपने पहले हटा दिया था, सिर्फ परमानेंट स्टाफ रखा था, अब बाकी भी रख लेंगे। ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा आपका काम बढ़ेगा, जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, उस हिसाब से आपकी लेबर बढ़ती जाएगी। फिर आपका एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म रिगार्डिंग परचेज ऑफ गैस, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो सारी बढ़ती जाएगी आउटपुट के साथ साथ, कि ज़्यादा यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। अब एक फर्म जो है 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड और TVC फेस्ड बाय द फर्म इज़ 800। इफ़ यू रिप्रेजेंट वेरिएबल फैक्टर बाय L एंड प्राइस ऑफ वेरिएबल फैक्टर बाय PL मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर, यानी फ़र्ज़ कीजिए 500 रुपये का एक लेबर है, तो 500 ज़रब L, कितना लेबर आपने लगाया उसको आप हो ये PL देन PL मल्टीप्लाइड बाय L, तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी।
और अगर 100 रुपये है तो आपके पास आ जाएगी। अब टोटल यूनिट्स फिर टोटल कॉस्ट जो है वो इन दोनों को आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पहले आपने फिक्स्ड कॉस्ट निकाली हुई है 400, अब आपने निकाली है 800, तो 1200 टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई। KPK प्लस LPL 400 प्लस 800 1200 रुपये आ गए। ये आपने यहाँ से KPK और PLL ये लगाकर ये फार्मूले लगाए थे आपने। पहले आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली हुई है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाली हुई है, उन्हें जमा करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकले। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको कहा जाए कि इसकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालें, तो आपने फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आपने यूनिट्स क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ डिवाइड कर देना। जितनी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करिए फर्म 400 फिक्स्ड कॉस्ट है ना, 100 वो चीज़ें पैदा करिए। फ़र्ज़ कीजिए क्लिप्स हैं या हेयर पेन्स हैं, 100 प्रोड्यूस किए हैं उसने और 400 उस पर कॉस्ट आई है, तो आप उसको 400 से डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपके पास एक पेन का खर्चा आ जाएगा। एक पेन पे कितनी लागत आई है, ठीक है ना, एक पेन पे कितनी लागत आई है या एक क्लिप पे इतनी लागत आई। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाली हुई है 800 रुपये। 800 को आप प्रोडक्ट नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो प्रोड्यूस पर करेंगे, ये भी आप क्लिप समझ लें, तो आप उनमें यानी कि आप वो जो क्लिप बनाने का जितना भी सामान है और लेबर है वो सब आप लगाएंगे, TVC में जमा करेंगे 800 और 100 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। फिर लिखा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसमें और एवरेज प्राइस ऑफ लेबर में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। अगेन आई रिपीट, AVC में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज प्राइस ऑफ लेबर में एक रिलेशनशिप। अब वो रिलेशनशिप क्या है कि इफ़ वी डिवाइड द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ LPL ओवर Q बाय L, हम दोनों तरफ से इसको LL न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को LL से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी विल गेट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज प्राइस ऑफ लेबर. It is as AVC LPL over Q, LPL over L, Q over L. तो आप इसको रीअरेंज करते हैं तो आपके पास APL आ जाता है। अकॉर्डिंगली AVC इज इक्वल टू P1 ओवर AP L 1 ओवर AP 1 L, ये L है नॉट 1 APL, तो आपके पास PL के साथ आपने इसे किया, आपके पास PL इज अगर हम इस वाले को कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो AVC जो है वो APL का इन्वर्स रिलेशनशिप आ रहा है, ऐसे ही है। अगेन आई रिपीट इट अगेन, AVC का और APL का एक रिलेशनशिप है, दोनों को आपने L से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने इसको रीअरेंज जब किया आपके पास Q ओवर L इज इक्वल टू AP1 आ गया। फिर AVC आपने लिखा और PL ओवर APL, तो अगर इसमें से आप PL को कांस्टेंट करार दे दें, आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और APL में एक रिलेशनशिप है और जो कि इन्वर्स है, और इसको आप ना आगे चल, इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया कि आगे चल के इसका काफ़ी काम आ रहा है, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा जहन में कर लें कि इनका एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है,
ये सारे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑल आर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम एवरेज कास्ट बाद में करेंगे,